हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रमन सर एक बार पुनः आप सभी का आरजे लाइफलाइन क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर हार्दिक वंदन, अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, मन लगा के पढ़ रहे होंगे। और हम अपने सेशन में बायोलॉजी पढ़ रहे थे। बायोलॉजी में वो भी जैव प्रक्रम लाइफ प्रोसेस की बात कर रहे थे और उनमें हम लोगों ने पोषक तत्वों को समाप्त कर दिया। आज हम पढ़ेंगे डाइजेशन सिस्टम, मानव पाचन तंत्र। देखो, प्रश्न क्या पूछता, आपसे पूछेगा मानव पाचन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। तो चलिए, निवेदन जानते हैं ना, मोबाइल को हॉरिजॉन्टल मोड पर करके देखें ताकि अक्षर आपको स्पष्ट दिखाई दे और आपकी सफलता सुनिश्चित होने में कोई बाधा ना आए। तो देर किस बात की, शुरू करें हम। जैव प्रक्रम में मानव पाचन तंत्र बात कर ले हम। जैव प्रक्रम के चैप्टर में डाइजेशन सिस्टम, मानव पाचन तंत्र, पाचन तंत्र की बात कर लें ना। डाइजेशन सिस्टम की बात कर लें, मानव पाचन तंत्र क्या है, इनके बारे में जानते हैं, समझते हैं। ह्यूमन डाइजेशन सिस्टम, मानव पाचन तंत्र, यहाँ पे लिख दूं मैं मानव। हम बात करेंगे जैव प्रक्रम में मानव पाचन तंत्र, ह्यूमन डाइजेशन सिस्टम की बात कर लेते हैं। क्या है, क्यों है, कैसे कैसे इनका प्रयोग होता है, कैसे कैसे क्या पाया जाता है, कौन सा अंग पाया जाता है, कौन से ग्रंथियां पाई जाती हैं, सब पे बिल्कुल इत्मीनान से चर्चा करेंगे। बिल्कुल आप रिलैक्स होके बैठ जाओ। चलो बात करें हम ये पाचन तंत्र की। क्या है पाचन तंत्र? अभी तकले हमने जो पढ़ा था पोषण, और पोषण में पोषक तत्व पढ़ा था। हम पोषक तत्वों को ग्रहण करते हैं, खाना खाते हैं ना। तो खाना खाने के बाद जब हम ग्रहण कर लेते हैं तो ग्रहण करने के बाद उसमें पाचन होता है। तो पाचन नहीं होगा तो फिर हमें पोषक तत्व, उन पोषक तत्वों का मतलब क्या होगा, तो पाचन कैसे कैसे हमारे मानव शरीर में होता है, इन पे चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है कि पाचन क्या है। पाचन क्या है? तो पाचन बिल्कुल बहुत सरल और आसान शब्दों में मैं आपको बता दूं। लिखोगे क्या? जटिल भोज्य पदार्थों को जटिल भोज्य पदार्थों को सरल भोज्य पदार्थों में सरल भोज्य पदार्थों में बदलने ने की प्रक्रिया को पाचन कहते हैं। जो जटिल भोज्य पदार्थ होगा उसे हम सरल भोज्य पदार्थों में बदल दें तो उसी को हम क्या कहते हैं? पाचन कहते हैं। और इन जटिल भोज्य पदार्थों को सरल भोज्य पदार्थों में जितने भी हम ऑर्गन्स का प्रयोग करते हैं, डाइजेशन ऑर्गन का प्रयोग करते हैं, डाइजेशन ऑर्गन का प्रयोग करते हैं और डाइजेशन ग्रंथियों का प्रयोग करते हैं, सब इसी में आएगा ना। तो चलो देखो, ये तो समझ में आया ना जटिल। अब बात करोगे सर ये जटिल भोज्य पदार्थ क्या है, तो मैं लिखूं जरा, ये जटिल भोज्य पदार्थ। बाकी इसमें सरल भोज्य पदार्थ क्या है? देखो, बात करें हम इन पे, क्या है जटिल भोज्य पदार्थ और क्या है सरल भोज्य पदार्थ। तो बड़ी सिंपल और सहज भाषा में मैं आपको बता दूं, जो हम आप खाना खाते हैं ना, तो जो हम आप खाना खाते हैं, दाल चावल रोटी सब्जी वगैरह, या फिर फल खाते हैं, ड्राई फ्रूट्स खाते हैं, मीट खाते हैं, मांस वगैरह भी, जो भी आप जो भी खाते हो, कुछ भी खाते हो, उसका पाचन होता है हमारे पेट में जाके। और पेट में पाचन होने के बाद उससे हमें उस पोषक तत्वों को जिन जिन कोशिकाओं की आवश्यकता होती है वहां तक पहुंचाया जाता है। तो देखो, सरल भोज्य पदार्थ में हम बात कर लें पहले जटिल भोज्य पदार्थ, फिर जटिल भोज्य पदार्थ। जैसे हम खाना खाते हैं, जटिल भोज्य पदार्थ हो तो कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट के बाद प्रोटीन,
प्रोटीन के बाद वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, वसा के बाद ये विटामिन और प्लस खनिज लवण। इनका तो पाचन नहीं होता, ये तो ऐसे ही रह जाते हैं सीधे। बाकी इन तीनों का पाचन होता। देखो सरल से इन्हें सरल बनाएगा कोई, ये भी सरल बनेंगे और ये भी सरल बनेंगे। तो किन के कारण? कोई ना कोई एंजाइम, किसी न किसी एंजाइम्स के कारण ये सरल बनेंगे। कौन से एंजाइम होंगे वो आगे हम लोग पढ़ेंगे। ये कार्बोहाइड्रेट किसी न किसी कारण से सरल हो जाएगा, तो बदल किस में जाता है? ग्लूकोज। ये सरल हो गया। मानो कि आपने इतना बड़ा सा पत्थर का टुकड़ा था, आपने इसको तोड़ तोड़ कर छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया। ये अब ग्लूकोज का जो अणु होगा ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में बिल्कुल ऐसे दिखाई देगा, ये छोटा छोटा टुकड़ा। प्रोटीन, ये भी किसी एंजाइम के कारण ही पेप्टाइड होता है, उस एंजाइम के कारण ये बदल जाता है। तो किस में बदल जाएगा? तो लिख लो भाई, एमिनो अम्ल। ये सरल है, ये हमारी बॉडी को समझ में आता है, ये हमारी बॉडी को समझ में नहीं आता। वसा, वसी अम्ल। और ये तो ऐसे ही अवशोषित होकर विटामिन और खनिज लवण ही रह जाते हैं। सरल भोज्य पदार्थ, सॉरी, जटिल भोज्य पदार्थ को सरल बनाने में, बदलने में जो प्रक्रिया होती है उसी को हम पाचन कहते हैं। ये मैंने जटिल भोज्य पदार्थ लिख दिया, बताया सरल भोज्य पदार्थ में कैसे बनते हैं। सॉरी आहा, कार्बोहाइड्रेट एंजाइम्स के कारण। और कौन से एंजाइम्स होंगे अभी हम आगे पढ़ेंगे लार ग्रंथियों में। प्रोटीन भी एंजाइम्स के कारण एमिनो अम्ल में बदल जाएगा। वसा भी किसी एक एंजाइम के कारण वसी अम्ल में बदल जाता है। बाकी ये इनका अवशोषण होता है, मैंने आपको बताया है, पहले शुरू में ही बता दिया है कि इनका पाचन नहीं, इनका अवशोषण होता है। तो ठीक, यहाँ तक बात समझ में आई? कोई दिक्कत आनी भी नहीं चाहिए, बहुत सरल है। थोड़ा सा ध्यान से पढ़ो, कंसंट्रेट होके पढ़ो। चैनल पे अगर नए हो तो बेल आइकन को प्रेस कर लो, सब्सक्राइब कर लो। प्लेलिस्ट में सभी वीडियोस पड़े हैं, इसके पहले की सभी क्लासेस, वहाँ से जाके आप देख सकते हो। चलो आगे बात करें, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गई। अब बात आती है कि पाचन तंत्र किसे कहते हैं। तो सुनना जरा ध्यान से, देखो। जटिल भोज्य पदार्थ को सरल भोज्य पदार्थ में परिवर्तित या बदलने के लिए प्रयुक्त अंगों को हम क्या कहते हैं? पाचन तंत्र कहते हैं। बदलने में प्रयुक्त अंगों को हम क्या कहते हैं? पाचन तंत्र कहते हैं। तो लिख दो, बदलने में। देखो मैं इस परिभाषा को थोड़ा सा रफ करना चाहता हूँ, रफ नहीं मतलब ऐसे इसमें इम्प्रूव करना चाहता हूँ। अब तक तो इनको, इस परिभाषा को लिख लिया होगा आपने, बस इसमें मैं यहाँ पे थोड़ा सा बनाता हूँ कि पाचन तंत्र किसे कहते हैं, ये बढ़ा दिया। जटिल भोज्य पदार्थ को सरल भोज्य पदार्थों में बदलने की प्रक्रिया को पाचन कहते हैं। तो जटिल भोज्य पदार्थों में सरल भोज्य पदार्थों में बदलने के लिए बस एक सेंटेंस लिखो, बदलने के लिए प्रयुक्त अंग तंत्र को, प्रयुक्त अंगों को पाचन, प्रयुक्त अंगों को पाचन तंत्र कहते हैं। ये हो गया काम खत्म। देखो कुछ नहीं करना था, बस एक सेंटेंस लगाना है, प्रयुक्त अंगों को आप पाचन तंत्र कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी अब मैं इन्हें इरेज करूं, तो अगर इनको मैं मिटाऊं फिर आगे बात करूं आहार नाल, एलिमेंट्री कैनाल की, फिर कौन से अंग तंत्र होते हैं, इन सब पे चर्चा करता हूं। चलो देखो, बड़ी सिंपल सी बात है, इन पे हम आगे चर्चा करते हैं। कैसे क्या बन जाते हैं, क्या क्या बन जाते हैं, कैसे बन जाते हैं, इन सभी पे चर्चा कर लेते हैं हम। आप
चलो देखो, अब बात आती है कि आहार नाल की। आहार नाल तो कुछ नहीं, मानव पाचन तंत्र में लिख लो, मानव पाचन तंत्र में आहार नाल मुख गुहा से लेकर गुदा द्वार तक फैला होता है, जिसमें जिसमें भोजन का संपूर्ण पाचन होता है। आहार नाल एलिमेंट्री कैनाल क्या है कि मानव पाचन तंत्र में ये कहाँ से प्रारंभ होता है, मुख गुहा से लेके गुदा द्वार तक होता है, फैला होता है जिसमें भोजन का संपूर्ण पाचन हो जाता है। अब ये हमारा जो डाइजेशन सिस्टम है ना, ये दो भागों में बटा होता है। हमारा डाइजेशन सिस्टम कितने भागों में बटा होता है? दो भागों में बटा होता है। देख लेते हैं, बात कर ले हम, ये हमारा मानव पाचन तंत्र कितने भागों में बांट कर लिख लेते हैं हम। तो देखो, लिख लेते हैं भाई, ये जो डाइजेशन सिस्टम है ना, ये दो भागों में बटा होता है। यहाँ से लिख लेते हैं, एक तो डाइजेशन ऑर्गन यानी कि जो हमारे पाचन तंत्र में प्रयुक्त अंग होते हैं वो, और एक तरफ हम ग्लैंड्स लिख लेते हैं, ग्रंथियां जो हमारे शरीर में पाई जाती हैं, ग्रंथियां जो भोजन का पाचन करती हैं। तो अब इन अंगों की बात करें, इन ऑर्गन्स की बात करें, तो कौन कौन से अंग मानव पाचन तंत्र में सहायता करते हैं? तो सबसे पहले वो आहार नाल का पहला क्या है भाई, तो लिख लो, मुख गुहा। और मुख गुहा के दो सहायक अंग होते हैं, एक होता है दांत, एक होती है जीभ। और इसी मुख गुहा में लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, लार ग्रंथि। देखो यहां से लिखते चलते नोट करते चलो भाई, ग्रंथियों में सबसे पहले ग्रंथि कौन सी पाई जाएगी? तो ग्रंथियों में सबसे पहली ग्रंथि आपको मिलेगी लार ग्रंथि, सलाइवा ग्लैंड। मुख गुहा, मुख गुहा के बाद फिर भोजन कहाँ पे जाएगा? ग्रसनी, ग्रसनी के बाद ग्रास नली, फिर भोजन जाता है आमाशय, अमाशय स्टोमक, अमाशय, अमाशय के बाद भोजन जाएगा छोटी आंत। अब ये छोटी आंत भी तीन प्रकार की होती है, लिख लो भाई, डेडुनम, डेडुनम, जेजुनम और इलियम। डेडुनम, जेजुनम, इलियम। छोटी आंत कितनी प्रकार की? तीन प्रकार की होती है। बात कर लेते हैं, फिर इसके बाद भोजन कहाँ पे जाता है? बड़ी आंत। कहाँ पे? तो बड़ी आंत में। बड़ी आंत भी तीन प्रकार की होती हैं, देखो यहाँ पे लिख रहा हूं, सीकम, कोनल, रेक्टम। बात समझ गए? कौन कौन से अंग तंत्र का प्रयोग होगा इनमें, तो जानकारी मिली आपको। तो देख लो फटाफट क्या क्या हुआ। बड़ी आंत, फिर इसके बाद अग्नाशय, अग्नाशय के बाद फिर क्या लिखोगे? गुदाद्वार, या फिर इन्हीं में जिनमें बड़ी आंत के बाद लिख लो, आप सीधे लिख लो, क्या लिखोगे? अग्नाशय या गुदाद्वार। चलो देखो, दिख रहा है वहां तक? नीचे तक नहीं दिख रहा हो तो
यहाँ के बाद यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान से देखना। उसके बाद से छोटी आंत के बाद से लिख लो आप अग्नाशय। अग्नाशय के बाद गुदाद्वार। ये लिख लिया, ये तो बाकी अब लिख लेते हैं क्या भाई, ग्रंथियों में लार ग्रंथियां। लार ग्रंथियों के बाद मिलेगा श्लेष्मा ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? श्लेष्मा ग्रंथि। फिर जठर ग्रंथि। जठर ग्रंथि। जठर ग्रंथि के बाद फिर कौन से मिलेगा? अग्नाशयी ग्रंथियां या अग्नाशयी रस किसे कहते हैं। लिख लेते हैं भाई, या आत्रीय रस लिख लेते हैं। और ये भी तो मिलेगा ना भाई, आत्रीय रस या आत्रीय ग्रंथियां। आत्रीय ग्रंथि, लार ग्रंथि से श्लेष्मा, जठर ग्रंथि, आत्रीय ग्रंथियां। और कौन सी ग्रंथियां मिलेगी तो लिख लेना भाई, अग्नाशय ग्रंथियां, यकृत ग्रंथियां। यहाँ पे लिख देता हूं मैं, ये इधर बना के, यकृत ग्रंथि। और क्या मिलेगा? अग्नाशय ग्रंथि या अग्नाशय लिखा जाता है। तो इतनी सारी ग्लैंड, ये इतनी सारी ग्रंथियां मिलकर और इतने सारे अंग मिलकर हमारे भोजन का पाचन कर देते हैं। अंग में सबसे पहला अंग कौन सा होगा तो मुख गुहा। मुख गुहा में दो सहायक अंग होंगे, दांत और जीभ। फिर भोजन ग्रसनी में जाएगा, फिर ग्रास नली में जाएगा, फिर अमाशय में जाएगा, फिर छोटी आंत। छोटी आंत में तीन भाग होते हैं, डेडोनम, जेजुनम, इलियम। बाकी बड़ी आंत के तीन भाग होते हैं, सीकम, कोनल, रेक्टम, फिर अग्नाशय, फिर गुदाद्वार। नीचे दिख नहीं रहा था इसलिए यहाँ पे लिखा हूँ, ये लिख लेना ऑर्गन्स। बाकी ग्लैंड की बात करें तो लार ग्रंथियां, श्लेष्मा ग्रंथियां, जठर ग्रंथियां, आंतरिक ग्रंथियां, यकृत ग्रंथियां, अग्नाशय ग्रंथियां, ये इतनी सारी ग्रंथियां मिल करके भोजन का करती हैं पाचन। आशा करता हूं कि ये कंटेंट बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। आहार नाल मानव पाचन तंत्र से शुरू होता है, गुदा द्वार से शुरू हो रहा, सॉरी मुख गुहा से लेकर के गुदा द्वार तक होता है ना, इनमें संपूर्ण पाचन होता है। तो देखो ये कहाँ से शुरू है, मुख गुहा से लेके ये देखो ना गुदा द्वार, हालांकि एनस, एनस पे जाके खत्म हो जाता है। और इनमें ये ग्रंथियां भी हैं। अब करना क्या है कि एक एक को पढ़ लेते हैं। मुख गुहा में क्या होता है, दांत कितने प्रकार के होते हैं, जीभ के, इन सब के बारे में हम आसानी से एक एक कंटेंट को समझते चलते हैं। उम्मीद है कि ये समझ में आ रहा होगा आपको। इत्मीनान से बैठो ना, शांति से सुनो ना, तो ये बिल्कुल आसान भाषा में आपको समझ में आ जाएगा और आप वो हीरा बन के निकलेंगे जिसकी हम कल्पना कर रहे हैं, है ना। वो जैसे ना कि बेहतर से बेहतर कल की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो, टूट जाते हैं शीशे अक्सर पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसे शीशे की तलाश करो। तो फिर ऐसे शीशे बनाओ ना, मैं मना कहाँ कर रहा हूँ, ऐसे शीशे बनो कि जिससे आपसे कोई भिड़े तो वो टूट जाए, चाहे पत्थर ही क्यों ना भिड़ जाए। ठीक, तो चलो यहाँ तक तो आपने लिख लिया। इनके बाद आगे बात करें हम कौन कौन सी ग्रंथियों में, या फिर अब बात कर लेते हैं एक एक ऑर्गन्स को पढ़ते चलते हैं, फिर बाद में हम पढ़ लेंगे ग्रंथियों के बारे में। तो नोट कर लिया होगा, कोई दिक्कत भी नहीं हुई होगी। आगे बात करें, चलिए देखिएगा भाई। आगे बात कर लेते हैं हम बक्कल कैविटी, मुख गुहा की बात करते हैं। सबसे पहले जो अंग था वो था मुख गुहा ही तो था। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं मुख गुहा, बक्कल कैविटी। मुख गुहा, बक्कल कैविटी होता क्या है मुख गुहा में, बक्कल कैविटी में? तो देखो, हम भोजन को मुख के द्वारा ही तो ग्रहण करते हैं, तो मुख गुहा से भोजन को ग्रहण किया जाता है। और मुख गुहा में भोजन का यांत्रिक और रासायनिक पाचन दोनों होता है। और क्या होता है, चलो
हम बात कर लेते हैं मुख गुहा बक्कल कैविटी की। तो मैंने कहा ना कि बक्कल कैविटी में होता क्या है। तो देखो, मुख गुहा में यानी कि हमारे मुख में क्या क्या होता है। मुख में यांत्रिक पाचन होता है। यांत्रिक पाचन दांत के द्वारा होता है। बाकी मुख गुहा में रासायनिक पाचन भी होता है। रासायनिक पाचन लार के द्वारा होता है और ये दोनों मिलकर कार्बोहाइड्रेट का पाचन कर देते हैं। यानी कि मुख गुहा से भोजन का पाचन प्रारंभ हो जाता है और उसमें कौन सा, तो कार्बोहाइड्रेट। बाकी मुख गुहा में रासायनिक पाचन और यांत्रिक पाचन दोनों होता है। तो लिखें क्या होता है मुख गुहा में। तो लिख लो भाई, मुख गुहा में होता क्या है। तो मुख गुहा में भोजन का पाचन प्रारंभ हो जाता है, हो जाता है। और क्या होता है, मुख गुहा में भोजन का पाचन प्रारंभ होता है। वो कैसा पाचन होता है, तो मुख गुहा में, मुख गुहा में यहां से देखो, मुख गुहा में भोजन का पाचन तो प्रारंभ हो जाता है। तो कैसे कैसे होता है इनकी बात कर रहा हूं। देखो लिखता हूं भाई, मुख गुहा में भोजन का यांत्रिक और रासायनिक अनिक पाचन प्रारंभ हो जाता है। और देखो स्टेटमेंट लिखता हूं, मुख गुहा जो है, मुख गुहा में हमने दो सहायक अंग लिखा था। एक लिखा था भैया, दो सहायक अंग लिखा था ना, एक लिखा था दांत, टंक, सॉरी टीथ, और एक जीभ। देखो जब भी आपसे कोई पूछे तो मुख गुहा में क्या होता है, तो मुख गुहा में भोजन का यांत्रिक और रासायनिक पाचन होता है। रासायनिक पाचन प्रारंभ हो जाता है और इनमें सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। और वो भी कितना प्रतिशत, तो 30% मुख गुहा में कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो जाता है। तो बस आप लिखोगे क्या, जब आप अपनी कॉपी में लिखोगे तो लिखोगे भोजन, मुख गुहा में भोजन का यांत्रिक और रासायनिक पाचन होता है, जिनमें सर्वप्रथम कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो जाता है और कार्बोहाइड्रेट 30% डाइजेस्ट हो जाता है, बाकी 70% बच जाता है। तो मुख गुहा के दो सहायक अंग, एक दांत और एक कौन सा भैया, जीभ। ये जो दांत है ना, क्या दांत, पूछे भाई दांत भोजन का कैसा पाचन करता है। तो दांत भोजन का यांत्रिक पाचन करता है। कैसा पाचन, यांत्रिक पाचन। बाकी पूछे इनमें रासायनिक पाचन फिर कौन करता है, तो यहाँ पे तो मैंने लिखा था दांत हो गया, तो ये यांत्रिक पाचन कर रहा है। तो फिर पूछे रासायनिक पाचन कौन करता है, तो रासायनिक पाचन, मुख गुहा में रासायनिक पाचन कौन करता है, तो लिखो भोजन का रासायनिक पाचन, भोजन का रासायनिक पाचन कौन करता है मुख गुहा में, तो कौन करता है, एंजाइम। एंजाइम। अब यहीं पे सुनना जरा, ये एंजाइम क्या है। मुख गुहा में भोजन का रासायनिक पाचन एंजाइम करता है, हालांकि रासायनिक पाचन एंजाइम ही करेगा। बाकी ये एंजाइम क्या है, तो एंजाइम बायो उत्प्रेरक है। क्या है भैया, बायो उत्प्रेरक। अब ये बायो उत्प्रेरक का मतलब है, और देखो क्या है, ये रासायनिक अपक्रिया को तेजी यानी कि गति प्रदान करता है। और ये एंजाइम किसका बना होता है, तो एंजाइम प्रोटीन से
निर्मित होता है। एंजाइम किससे बना होता है? तो प्रोटीन से बना होता है। एंजाइम काम क्या करता है? बायो उत्प्रेरक का काम। उत्प्रेरक का काम का मतलब क्या है? किसी भी रासायनिक अवक्रिया को तीव्र गति प्रदान कराना। देखो समझना एक एक टर्म्स को। मुख गुहा दो भागों में बटा है ना, दांत और जीभ। दांत भोजन का यांत्रिक पाचन कर देता है, बाकी भोजन का रासायनिक पाचन एंजाइम के द्वारा होता है। एंजाइम क्या है? एक बायो उत्प्रेरक है। एंजाइम किससे बना होता है? तो प्रोटीन से एंजाइम का निर्माण होता है। बायो उत्प्रेरक का मतलब क्या? किसी रासायनिक अपक्रिया को तीव्र गति प्रदान करना। मतलब जैसे देखो ना, मान लो ये जैसे दो मित्र हैं, एक दो, इनमें झगड़े हो रहे हैं, एक तीसरा यहाँ पे इंटर करता है और इनके झगड़े को और तेजी से कर देता है। या फिर ऐसे समझो, जैसे आपने यहाँ पे कुछ जलाया और ये बहुत धीरे 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 जल रहा है। आपने इस पे लाके पेट्रोल डाला और पेट्रोल डालते ही ये तेजी से जलना शुरू हो गया। तो ये जो इनकी गति को तेज कर दिया उसी को कहते हैं उत्प्रेरक। और ये एंजाइम कैसा? बायो उत्प्रेरक है ना। तो यहाँ से बहुविकल्पी का प्रश्न देखो क्या क्या बनता है। पूछेगा मुख गुहा में भोजन का कैसा पाचन होता है? तो यांत्रिक रासायनिक पाचन। ठीक है। कौन पचता है? कार्बोहाइड्रेट। कितना पच जाता है? 30%। दांत में, दांत के द्वारा भोजन का कैसा पाचन? यांत्रिक। रासायनिक पाचन की जिम्मेदारी किसके पास? एंजाइम के पास। एंजाइम क्या है? एक प्रकार का बायो उत्प्रेरक है। क्या है भैया? एक प्रकार का, एक प्रकार का बायो उत्प्रेरक है। और ये बना किससे होता है? तो ये प्रोटीन से निर्मित होता है। और उत्प्रेरक का मतलब हो गया किसी अपक्रिया में, जो भी अपक्रिया चल रही है उस अपक्रिया में गति प्रदान कराना, उस अपक्रिया को तेज कर देना, बायो उत्प्रेरक हो जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा है। आगे बात करें तो चलो, इसका आप शॉर्ट स्क्रीन लेना चाहो तो ले सकते हो, फिर मैं इसे मिटाता हूं। ले लिया शॉर्ट स्क्रीन। अब बात कर लेते हैं हम दांत की। ये जो भोजन का यांत्रिक और रासायनिक पाचन किनके कहाँ पे होता है, इन सबको मैंने बताया। तो अब मुख गुहा में सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं? तो हम सबसे पहले दांत की बात कर लेते हैं। तो बात करें हम सबसे पहले दांत की, तो दांत कितने प्रकार के होते हैं? इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर। देखो सबसे पहले दांत के बारे में सुनना जरा। तो आपसे पूछता है दांत, तो देखो दांत के बारे में क्या क्या है। आपसे अगर पूछ ले इनके प्रकार, क्या पूछ ले भैया? प्रकार। तो इनके कितने प्रकार होते हैं? तो 4। यहाँ पे लिखता हूं, देख के चलो। आप प्रकार पूछे तो कितने? 4। कौन कौन से? तो लिख लो भाई, इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। मतलब कृंतक, कृंतक, इनका मतलब रदनक, इनका मतलब अग्रचवर्णक, और ये मूलर चवर्णक। कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। कृंतक, कृंतक, रदनक और अग्रचवर्णक, चवर्णक, दांत के ये प्रकार हो गए। बाकी देखो दांत में क्या क्या घटनाएं घटती हैं इनके बारे में। पहला तो दांत में तो मैंने लिखा इसके पहले ही, यांत्रिक, यांत्रिक पाचन। दूसरी बात देखो, दांत
हमारे शरीर में कितनी बार निकलते हैं, तो ये तो जानकारी होगी ना। बच्चे जब हम छोटे रहते तो हमारे पास दांत जमा, और इसके बाद वो दांत टूट कर गिरा, फिर दोबारा दांत जमा। तो कितनी बार हमारे मुख में दांत आते हैं, तो 2 बार आते हैं। पहले जब हम छोटे थे तो आया था, फिर इसके बाद कुछ बड़े हुए, ज़्यादा टॉफी वगैरह खा लिए, दांत सड़ गए, गिर गए, फिर नया दांत जन्म लेता है। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं, दांत कैसा होता है, तो लिख लो, 2 बार दंती। क्यों कहते हैं, क्योंकि दांत 2 बार निकलता है। दांत कितनी बार निकलता है, 2 बार निकलता है। फिर अब देखो, कृंतक, रदनक, अग्र चवर्णक, चवर्णक सब अलग अलग है। यानी कि इनका काम क्या है, देखो जरा लिख लो, इनका काम होता है काटने का, काटने। और इनका काम है फाड़ना। यहाँ पे कार्य लिख देता हूं, क्या काम करते हैं, ये काटने का काम करते हैं, ये फाड़ने का काम करते हैं। फाड़ना मतलब चीरना, फाड़ना। ये क्या करते हैं, पीसने का काम करते हैं, या फिर चबाने का काम करते हैं। ये लिख लो, चबाने का काम करते हैं, ये पीसने का काम करते हैं। चबाने, चबाना। चबाना इनका कार्य। इनका काम क्या है, तो पीसना। तो देखो, काटने के लिए कुछ अलग, फाड़ने के लिए कुछ अलग, चबाने के लिए कुछ अलग, पीसने के लिए कुछ अलग। सभी दांतों का काम अलग अलग है, तो सभी दांतों का आकार भी तो अलग अलग होगा ना। तो जब अलग अलग आकार के होंगे तो क्या कहलाते हैं, विषम कहलाते हैं। एक जैसे नहीं दिखते हैं तो क्या कहलाएंगे, विषम। जैसे देखो, हमारे जो हंसने वाले दांत होते हैं, ये जो बाहर दिखाई देते हैं, सामने जब हंसते हो तो 4 ऊपर 4 नीचे, इनका कुछ आकार देखो, तो इनका कुछ आकार ऐसे, चलो कुछ इस तरह से, ऐसे नहीं बनते। ये ये देखो, ऐसे कुछ इनके 4 आकार होते हैं। फिर इनके बगल, ये ऐसे नुकीले दांत निकले होते हैं ना, ऐसे नुकीले। फिर जैसे इसके आगे जाते हो तो आपके पास ये इस तरह से ऐसे दांत बने होते हैं, जो भी ये बगल जबड़े के इस ऊपर वाले में है, इस तरह से संरचना होती है उनकी। ये नुकीले दांत आप देखते हो, ये बगल वाले दांत, ये नुकीले इस तरह से रहते हैं। ये काटने वाले, जिसे हम हंसी के दांत कहते हैं, लॉफिंग टीथ कहते हैं। तो जब अलग अलग प्रकार के दांत दिख रहे हैं तो ये कैसे होंगे, विषम दंती। दांत को हम और क्या कहते हैं, विषम दंती। क्यों, क्योंकि दांत अलग अलग प्रकार के होते हैं। कैसा दांत, विषम दंती। आगे बात करें और क्या होता है, तो देखो, जब हमारा दांत, जैसे मान लो ये, सपोज दैट ये हमारा मसूड़ा है, क्या है, ये हमारा मसूड़ा है, और मसूड़े में ये दांत, नुकीले ही दांत की बात कर रहा हूं मैं, ये नुकीले दांत इसमें लगे हुए हैं। ये फिर ये इस तरह से हमारे लाफिंग टीथ हैं, लगे हुए हैं। तो ये दांत जब उखाड़ लिया जाता है, या फिर जब ये दांत उखड़ जाता है, तो जैसे ही इस दांत को हम, दांत हमारा गिर जाता है, तो फिर देखो इस मसूड़ में ऐसे गड्ढे जैसे दिखाई देने लगता है। यहाँ पे बिल्कुल खाली जगह हो जाता है ना, जहाँ से दांत उखड़ जाता है, वहां पे गड्ढा जैसे दिखाई देता है। ये गड्ढे गर्त जैसा दिखाई देता है, इन्हें हम क्या कहते हैं, गर्त। तो इसीलिए दांत को और किस नाम से जानते हैं, दांत को हम गर्त दंती भी कहते हैं। क्या कहते हैं, गर्त दंती। तो अब अगर आपसे पूछे दांत के बारे में तो आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ऐसी आशा है। 2 बार दंती क्या क्यों कहते हैं, क्योंकि 2 बार जन्म लेते हैं दांत। विषम दंती अलग अलग प्रकार के होते हैं। गर्त दंती जब दांत उखड़वा लेते हैं या फिर दांत गिर जाता है टूट के, तो देखो मसूड़ों में गड्ढे जैसे दिखाई देते हैं, गर्त बने होते हैं, इसलिए गर्त दंती कहते हैं ना इन्हें। बाकी अब देखो, क्या कितने, ये दांतों की संख्या कितनी होती है, तो यहाँ पे लिखता हूं मैं, दांतों की संख्या कितनी होती है। तो पहले हम बात कर लें, जब हम बच्चे हुआ करते थे तो बच्चों में
बच्चों में दांतों की संख्या कितनी होती है। फिर बात कर लें हम वयस्कों में, वयस्क में कितनी, यानी कि जब हम एडल्ट हो जाते हैं तो कितने दांत होते हैं। तो बच्चों में दांतों की संख्या होती है 20 और वयस्कों में दांतों की संख्या कितनी होती है तो 32। बच्चों में कुल दांतों की संख्या 20 और बड़ों में कुल दांतों की संख्या कितनी होती है 32। फिर आपसे पूछेगा बच्चों का दंत सूत्र क्या होता है। दंत सूत्र जो बच्चों में होता है तो लिख लो कितना होता है 21/02 बटा 21/02। वयस्कों का अगर दंत सूत्र पूछे तो लिख लो भाई 21/23 बटे 21/23। ये वयस्कों का दंत सूत्र है, ये बच्चों का दंत सूत्र है। बच्चों में दांतों की संख्या कितनी होती है 20। हम में दांतों की संख्या कितनी, मतलब जो एडल्ट हो जाते हैं फिर धीरे धीरे उनमें दांतों की संख्या कितनी हो जाती है 32। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब जरा देखो इन फार्मूले को टिक कर लो, फिर इनके बाद और अभी बात करते हैं। हाँ यहीं पे लिख लेते हैं, एक सेंटेंस और लिख लो। आपसे पूछे अस्थाई दांत, अस्थाई दांतों, अस्थाई दांतों की संख्या। तो अस्थाई दांत का मतलब जो एक बार निकला और वो हमेशा रहे, वो टूटेगा नहीं, दोबारा जन्म नहीं लेगा। तो ऐसे दांतों की संख्या कितनी होती है तो 12। अस्थाई दांत कितने होते हैं 12। तो जब 12 अस्थाई दांत हो गए तो फिर निकल के आएगा अस्थाई दांत, अस्थाई दांतों की संख्या। तो 12 में 20 जोड़ दो, 12 20 32 हो जाएगा। तो अस्थाई दांतों की संख्या 20, यानी कि जो बच्चे होते हैं जो पहली बार दांत निकल जाते हैं वो टोटल अस्थाई होते हैं। तो बच्चों में दांत कैसे आते हैं, तो बच्चों में दांत पहले अस्थाई होते हैं फिर वो बाद में अस्थाई होते हैं। तो यहां से नोट करना अस्थाई दांतों की संख्या 20, सॉरी अस्थाई दांतों की संख्या 20, अस्थाई दांतों की संख्या 12। दंत सूत्र बच्चों में 21/02 बटा 21/02 और वयस्कों में 21/23 बटा 21/23। अब समझना इनको ये माजरा क्या है 21/23 और 21/02 बटे का मतलब क्या है। देखो ये जरा गौर से समझना, हमें देख रहे हो ना, अरे हमें इतना मत देखो, मैं बहुत अच्छा नहीं हूं। फिर दांत को समझाने के लिए बता रहा हूं, ठीक है। देखो ये नाक का सिरा से ऐसे आधा इधर कर दो आधा इधर भाग कर दो, और मुख तो खुलता है ना दो फल्लियों में, एक ऊपर एक नीचे। तो यहां से ये डिवाइड कर दो इधर और ये डिवाइड कर दो इधर, फिर ये एक ऊपर और एक नीचे, फिर एक ऊपर फिर एक नीचे। बात समझ रहे हो। तो जैसे जब आप यहां से डिवाइड करोगे तो देखो डिवाइड करो यहां से, तो पहले इधर दो दांत फिर इधर दो दांत, क्योंकि ऐसे समझो ना, ये मान लो ये ऐसे ये मुख है, ये काट दिया मैंने, दो दांत इधर दो दांत इधर, वो दिख नहीं रहा होगा ना, चलो थोड़ा सा नीचे इधर काटता हूं। ये मुख है, मान लो ये कट गया, दो दांत इधर दो दांत इधर, समझना। फिर इसके बाद चार दांत हो गए ना, चार अगर ऊपर तो चार भी नीचे, तो कितने हो जाएंगे 8। यानी कि दो दांत ये दो दांत ये फिर दो दांत ये फिर दो दांत ये, कितने दांत हो गए 8। तो ये कृंतक दांतों की संख्या बच्चों में कितनी रहेगी, जहां पे लिखूं, हाँ यहीं पे लिखता हूं। चलो देखो यहाँ पे इसे सीधे से बता दे रहा हूँ, ये सीधे कृंतक दांतों की संख्या कितनी होगी बच्चों में 8। ये देखो जरा एरो ला रहा हूँ यहाँ से, ये बच्चों वाले कॉलम में लिख रहा हूँ, ये दांतों की संख्या लिख रहा हूँ। कृंतक दांत कितने होंगे बच्चों में 8। क्यों, क्योंकि देखो दो इधर उंगली देख रहे हो ना मेरी, इधर नाक के दो इधर नाक के दो इधर, चार हो गए। तो अगर दो ऊपर है दो ऊपर चार ऊपर है तो चार नीचे भी होंगे, तो कितने हो गए 8। कृंतक की संख्या कितनी होती है 8। और इनमें भी कृंतक की संख्या कितनी होगी, तो इनमें भी कृंतक की संख्या 8 ही होगी। किसमें, वयस्कों में भी कृंतक की संख्या 8 होगी। ये जो हंसी के दांत होते हैं ना, जो सामने चार ऊपर चार नीचे दिखते हैं, उसी को कृंतक कहते हैं।
जब किसी को काटते हो ना, दांत से काटते हो तो उसी, या फिर सेब को काटते हो तो उसी से काटते हो, तो इसीलिए तो लिखा हूं काटने का काम करता है। बाकी देखो, फिर एक और ये एक, एक मतलब इधर, एक मतलब इधर, फिर अगर ऊपर दो तो नीचे भी तो दो ही होंगे, तो कितने हो जाएंगे, चार। तो फाड़ने का काम देखो, ये वाला दांत जो निकीला दांत होता है जिससे आप गन्ने को फाड़ते हो, या फिर मांसाहारी में देखो बड़े बड़े दांत होते हैं, या फिर जो आप वो चूरन वगैरह खाते हो ना उनमें जो दांत आता है तो किनारे किनारे ऐसे नुकीले जो निकले होते हैं, वो दांत जिन्हें हम रत्नक कहते हैं, इनकी संख्या एक इधर दो, तो दो अगर ऊपर है तो दो नीचे भी है, तो इनकी संख्या कितनी होगी, तो इनकी संख्या यहाँ पे लिखता हूं चार, बच्चों में भी चार। फिर इनमें भी देखो ना, तो यही तो लिखा है, तो इन्हें वयस्कों में भी कितनी होगी, चार। गौर से समझना, ये मैं दांतों की संख्या बच्चों में लिख रहा हूं संख्या, और ये दांतों की संख्या वयस्कों में लिख रहा हूं। कृंतक भी उतना ही होगा जितना बच्चों में है, उतना वयस्कों में भी होगा, रदनक भी उतना ही बच्चों में होगा जितना वयस्कों में होगा। फिर बाकी बच्चों में कौन सा दांत नहीं पाया जाता है, तो देखो तीसरे नंबर पे क्या लिखा है, प्रीमोलर। तो प्रीमोलर में बच्चों में दांत ही नहीं होता, प्रीमोलर मतलब अग्रचवर्णक बच्चों में निकलता ही नहीं है, अग्रचवर्णक नहीं पाया जाता बच्चों में। तो जब अग्रचवर्णक नहीं पाया जाता तो फिर इनकी बात करो, देखो इनमें यहाँ पे दो लिखा है, यहाँ पे दो लिखा है, मतलब अग्रचवर्णक वो नुकीले दांत के बगल दो इधर, नुकीले दांत के बगल दो इधर, चार। अगर चार ऊपर तो चार नीचे, तो इनमें पूछे आपसे, अगर चार ऊपर तो चार नीचे, प्रीमोलर कितने हो गए, आठ। बच्चों में कौन सा दांत नहीं आता, तो बच्चों में प्रीमोलर नहीं आता। बात समझ रहे हैं ना। फिर आगे बात करते हैं, मोलर दो, यानी कि ये मोलर पीछे वाला हिस्सा एकदम बिल्कुल पीछे जबड़े के अंत में जो एकदम अंतिम सिरे से होता है वहां पे दो ऊपर इधर, तो दो इधर भी तो होगा, चार हो गए ऊपर तो चार नीचे। तो यहाँ पे ये तो पाया ही नहीं गया, यहाँ पे ये आगे इनकी संख्या कितनी, तो दो इधर चार, चार चार कितने, आठ। तो जोड़ लो, आठ का है कृंतक, आठ में आठ जोड़ोगे 16, और 16 में चार जोड़ दोगे तो 20। बच्चों में कौन सा दांत नहीं पाया जाता है, तो प्रीमोलर। प्रीमोलर का मतलब अग्रचर्मणक, ये बच्चों में नहीं निकलते, वो एक्सों में निकलते हैं। अब जरा देखो, यहाँ पे हमने लिखा था दो दो, यहाँ पे ये तीन तीन लिखा गया है। तो तीन का मतलब है कि ये लास्ट छोर में जो दो था वो तीन इधर और तीन इधर, यानी कि तीन इधर तीन इधर ऊपर वाले जबड़े में, तो छह हो गए। तो छह अगर ऊपर वाले जबड़े में है तो छह नीचे वाले जबड़े में, छह छह कितने हो जाएंगे, 12। अब जोड़ लो इनको, 8 16 4 20, 20 12 32, और ये जोड़ो इनको, 8 8 ये 20। तो पूछे बच्चों में कौन कौन से दांत नहीं होते, तो एक तो हो गया कौन सा दांत नहीं पाया जाता, अग्रचर्मणक। बाकी मोलर में जो मोलर दांत है ना, यहां से देखो जरा, जो मोलर है, मोलर का जो थर्ड मोलर होता है, कौन सा मोलर, थर्ड मोलर, थर्ड मोलर नहीं मिलता बच्चों में। एक तो मोलर नहीं मिलेगा, और मोलर में सॉरी प्री मोलर नहीं मिलता, और मोलर मिलेगा तो मोलर का जो थर्ड मोलर होगा, यानी कि देखो पहला दूसरा इनके पास है, लेकिन ये तीसरा इनके पास है, तो थर्ड मोलर इनके पास होता है, इनके पास नहीं होता। तो एक्सो में थर्ड मोलर, हालांकि ना तो आपको थर्ड मोलर है ना तो हमें, और ये जो थर्ड मोलर निकलता है इसी को हम कहते हैं अक्ल दांत, यानी कि अक्ल के दांत यही थर्ड मोलर होते हैं। हालांकि बहुतों को आता है, बहुतों को नहीं भी आता है, और ये अभी आपके पास है नहीं ना, तो फिर क्या खाना पीना खाने में कोई दिक्कत है आपको, ऐसा तो होगा नहीं, महसूस भी नहीं होता होगा। हालांकि है भी नहीं तो महसूस क्या करोगे जी। तो बस समझ रहे ना, तो थर्ड मोलर की हमें भी रिक्वायरमेंट नहीं है, निकलेगा। अच्छा, थर्ड मोलर पहले क्या हुआ करता था, हम आदिमानव हैं थे, है नहीं थे, तो जंगली घास फूस वगैरह खाते थे तो चबाने का काम करते थे, तो थर्ड मोलर की आवश्यकता होती थी, बहुत ज़्यादा घास फूस चबाते थे। अब तो है नहीं, अब तो ठीक ठाक भोजन करते हैं हम आप, तो यहाँ से थर्ड मोलर की रिक्वायरमेंट होती नहीं। बहुतों को निकलता है, बहुतों को नहीं निकलता है थर्ड मोलर। तो अब देखो जरा एक बार रफली ध्यान देना, इन्हें समझ लेते हैं। मुख गुहा में यांत्रिक और रासायनिक पाचन होता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, इनमें 30% कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो जाता है।
मुख गुहा में दांत की बात कर रहा हूँ, वही भी मैं जीभ नहीं पढ़ रहा हूँ, सिर्फ दांत पढ़ रहा हूँ। दांत कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के। इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। इंसाइजर में कृंतक, कृंतक का काम क्या है? काटने का काम है। रदनक, फाड़ने का काम है। अग्र चवर्डक, चबाने का काम है। मोलर का काम है, मोलर मतलब चवर्डक, और इनका कार्य क्या है? ये देखो मैंने कार्य वाले विकल्प को, ये कार्य लिखा है ना, तो यहाँ से कार्य नोट कर लेना। बाकी बच्चों में दांतों की संख्या 20, वयस्कों में दांतों की संख्या 32। बच्चों का दांत का सूत्र ये है, बच्चों का दंत सूत्र ये, बच्चों का दंत सूत्र 2102/2102, मतलब 2102 इधर, 2102 इधर, तो 2 2 4 5 5 दूनी 10, 2 2 4 5 दूनी 10, 2 से गुणा करना होता है। इनमें भी वही हाल है। बाकी क्या क्या कैसे कैसे निकल के आए ये मैंने बताया। वीडियो को दोबारा भी रिवाइज करके देखोगे तो आसानी से समझ में आएगा, इत्मीनान से। देखो यहाँ से बहुविकल्पी का प्रश्न बनता है इतने सारों से। दांत में यांत्रिक पाचन, दांत को द्विबार दंती भी कहते हैं, दांत को विषम दंती भी कहते हैं, दांत को गर्त दंती भी कहते हैं। अस्थाई दांतों की संख्या कितनी होती है? 12। और अस्थाई दांत एक बार जमते हैं फिर टूट कर गिरते हैं, दोबारा जमते हैं, ऐसे दांत कितने होते हैं? 20। ये बच्चों में पाया जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? आशा है कि नहीं होनी चाहिए। बात समझ रहे हैं ना? आगे बात करें जीभ पे, इनकी बातें कर लेते हैं। जीभ के विषय में समझ लेते हैं, जान लेते हैं, मिटाते हैं इनको। अगर आप चाहो तो शॉर्ट स्क्रीन इसका ले सकते हो। ठीक, चलिए मिटा दें। चलो देखो, अब बात कर लेते हैं मुख गुहा का जो दूसरा सहायक अंग है, जीभ ना। तो बस उम्मीद है कि आपको ये सभी कंटेंट समझ में आ रहे होंगे। बात कर ले मुख गुहा का जो दूसरा सहायक अंग है, जीभ। तो देखो, जीभ जो होता है वो पेशियों से निर्मित होता है। किससे बना होता है? तो पेशियों से निर्मित होता है, पेशियों से बना होता है, जिसके माध्यम से, जिसके माध्यम से भोजन का स्वाद मिलता है। और ये भोजन का स्वाद जो मिलता है, भोजन का स्वाद किन के कारण मिलता है? तो लिखो, भोजन का स्वाद जो मिलता है वो स्वाद पैपिला में उपस्थित स्वाद कलिका के कारण। तो आपसे पूछे भोजन का स्वाद किससे मिलता है? तो भोजन का स्वाद जीभ पर उपस्थित होती है स्वाद पैपिला, और उस स्वाद पैपिला के अंदर पाई जाती है स्वाद कलिका, स्वाद लिटिल बट्स पाई जाती है, और जिनके कारण हमें भोजन का स्वाद, जैसे देखो ये इस तरह से कुछ संरचना होती है हमारी स्वाद पैपिला की, और इनमें ऐसे रेसेनुमा कुछ निकले होते हैं, रेसेनुमा संरचना होती है स्वाद कलिका। ये क्या है भैया? स्वाद कलिका। और ये इस तरह से जो संरचना है ये है स्वाद पैपिला। तो स्वाद पैपिला, स्वाद पैपिला, स्वाद पैपिला के अंदर क्या पाई जाती है? स्वाद कलिका। और ये स्वाद कलिका हमें क्या देती है? तो स्वाद कलिका देती है भोजन का स्वाद ना। जीभ पेशियों से निर्मित होता है जिसके माध्यम से हमें भोजन का स्वाद मिलता है। भोजन का स्वाद स्वाद पैपिला में उपस्थित स्वाद कलिका के कारण मिलता है। इस तरह से संरचना होती है जिसे हम स्वाद पैपिला कहते हैं। स्वाद पैपिला के अंदर ऐसे रेसेनुमा कुछ संरचना होती है जिन्हें हम कहते हैं स्वाद कलिका कहते हैं। अब इन आगे अगर हम जीभ की बात कर लें तो जीभ पे
4 प्रकार की स्वाद पैपिलाएं पाई जाती हैं। तो अगर आपसे पूछे जीभ पे कितने प्रकार की स्वाद पैपिलाएं पाई जाती हैं, तो यहां से देखो मैं लिख रहा हूं, जीभ पर 4 प्रकार की, कितने प्रकार की, 4 प्रकार की क्या पाई जाती हैं, स्वाद पैपिला पाई जाती है। और वो कौन कौन सी, पहली लिख लेना, सरकम विलेट, दूसरा फंजी फॉर्म, तीसरा फिली फिलीफॉर्म, चौथा फिलिएट, सरकमबिलेट, फंजीफॉर्म, फिलीफॉर्म, फिलिएट। यहां से ये जीभ के क्या हो गए, 5 प्रकार, फिलिएट या फिलिएट लिखा होता, ये जीभ के 4 प्रकार हो गए। तो अगर इनको आप देखना चाहोगे, इनकी संरचना मैं बना दूं तो जरा देखो कैसे। ये मानो कि हमारी क्या है भाई, ये जीभ, तो जीभ के सबसे ऊपरी हिस्से में कुछ इस तरह से संरचना देखने को मिलती है, इसे हम कहते हैं सरकम विलेट। और इसी जीभ में आपको ऐसे कुछ संरचनाएं देखने को मिलेंगी, और इनमें ये ऐसे बर्ड्स, इन्हें हम कहते हैं फंजी फार्म। और यहाँ पे इस तरह से संरचना आपको देखने को मिलेगी जीभ के किनारे किनारे हिस्से में, ये जो देख रहे हैं ना, इसको हम कहते हैं फोलिएट या फोलिएट। और ये इस तरह से देखो पॉइंट पॉइंट भी है, बिंदी जैसे ऐसे पूरी जीभ पर ये फैली होती हैं, पूरे जीभ पर ये फैली होती है इस तरह से संरचना। इनको हम क्या कहते हैं, तो इनको हम कहते हैं फिलीफॉर्म। क्या कहते हैं भैया, फिलीफॉर्म। इनको हम क्या कह देते हैं, फिलीफॉर्म कह देते हैं, फिलीफॉर्म कह देते हैं। कोई दिक्कत? अब देखो, ये जो सरकमविलेट है ना, ये जीभ का सबसे बड़ा भाग होता है, सबसे बड़ा होता है ये सरकमविलेट। और ये जो फिलीफॉर्म है, ये सबसे ज्यादा पाया जाता है, सबसे ज्यादा। ये फिलीफॉर्म सबसे ज्यादा पाया जाता है और ये सरकमविलेट सबसे बड़ा होता है। ये स्वाद पैपिलाएं कितने प्रकार की, 4, सरकमविलेट, फंजीफॉर्म, फिलीफॉर्म और फिलिएट। बाकी स्वाद का पता कैसे, कहाँ पे, किस भाग में लगता है, तो इनकी बात कर लेते हैं। देखो, ये फिर से मैं आपकी जीभ बना रहा हूं, ये चलो भाई बन जा, जीभ बन गई। ये जो ऊपर वाला हिस्सा होता है ना, ऊपर वाला ये हिस्सा ऊपर का जीभ का, इससे हमें कड़वा का पता चलता है। बाकी ये यहां से लेकर के यहां तक का हिस्सा जो होता है, इसे हमें कट्टा लिख रहे हैं हम, खट्टे का पता चलता है। बाकी इसके निचले हिस्से में ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा जो होता है, इसमें से हमें नमकीन का पता चलता है। बाकी ये आगे वाला हिस्सा जो होता है जीभ का, ये आगे वाला हिस्सा, इसे हमें मीठा का पता चलता है। तो देखो, तभी इसीलिए दवा क्या करते हो आप, पूरे अंदर यहाँ पे डाल देते हो, फिर इसके बाद पानी से गट करते हो, फिर भी तब भी कड़वे का स्वाद पता ही चल जाता है। क्यों? क्योंकि अगर आप यहाँ रखोगे तो घुलता हुआ जाएगा, अंत तक टेस्ट पता चल जाएगा कड़वा है खट्टा। आगे जब रखते हो यहाँ पे तो नहीं, जैसे ही जो थोड़े से बगल जाता है ना, तो खट्टे का पता चल जाता है। नमकीन, यही आते ही टेस्ट पता चल जाता है नमकीन है कि नहीं। बहुत पसंद करते हो आप मीठा,
टंग पे रखते ही तुरंत पता चल जाता है। क्यों? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट होता है और फट से ये इसका पाचन होने लगता है। 30% तो मुख में ही पच जाता है। अभी हम लोगों ने पढ़ा कार्बोहाइड्रेट 30% पाचन, जैसे ही मुख में डालते हो तुरंत तो पच जाता है ना। तो यहाँ से तो नोट कर ही सकते हो। अब बताओ कहाँ पे समस्या है आपको? है कहीं आहार नाल में कितने अंग तंत्र होते हैं, पाचन तंत्र में कितने अंग प्रयुक्त होते हैं, कितनी ग्रंथियां होती हैं, और मुख गुहा बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी के दो सहायक अंग दांत और जीभ। दांत को भी हमने पढ़ा, तो क्या कहीं पे दिक्कत है दांत में? अगर दांत में दिक्कत होगी, आगे हमने दांत के बारे में और सभी बताया नहीं क्या क्या होता है कैसे, अभी पूरा। हाँ, याद आया, कुछ बातें तो दांत में छूट ही गई। क्या छूट गया? जैसे पूछेगा मानव शरीर का सबसे कठोरतम भाग कौन सा होता है, तो एनामल भाग होता है, दांत में ही होता है। दांत का जो हमें सफेद सफेद भाग दिखाई देता है। अच्छा चलो देख लेते हैं इनको। ये लिख लिया इतना, कोई दिक्कत? शॉर्ट स्क्रीन ले लो। स्वाद पैपिलास क्या होते हैं, कितने सरकम्बिलेट, फंजीफार्म, फिलीफार्म, फिलिएट पाया जाता है ना। बाकी ये स्वाद कल क्या स्वाद पैपिला है, इन सब के बारे में कहाँ कहाँ होती है, कैसे होती हैं, देख लिया हम लोगों ने, लिख लिया, पढ़ लिया। आशा है आपका मेरा आपसे मेरा अगर इतना आपने पढ़ा है तो दो प्रश्न है आपके पास। दो प्रश्न मैं बोल रहा हूँ, लिख सकते हो आप, लिखकर इस प्रश्न का उत्तर खोजना। नेक्स्ट क्लास में हम इस पे चर्चा करेंगे, मानव शरीर का सबसे कठोरतम अंग कौन सा होता है। ध्यान से सुनो, मानव शरीर का सबसे कठोरतम अंग कौन सा होता है। दूसरा प्रश्न, दांत में पीलापन क्यों आ जाता है। बस दो प्रश्न। इन दोनों प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हो, ताकि हम समझ सकें कि आपने कितना पढ़ा है। बाकी बात करते हैं नेक्स्ट क्लास में। आगे इसके क्लास के बाद आगे क्या होगा, मुख गुहा के बाद फिर ग्रसनी, ग्रासनली, इन सभी में। हाँ, अगर आप चैनल पे नए हो तो मेरा चैनल नहीं है, ये आपका चैनल है, आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप अपने भविष्य को सुनिश्चित कर सकें, मेरे द्वारा भेजे गए सभी वीडियो आप तक पहुंच जाएं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, प्लेलिस्ट में और सभी वीडियोस पड़े हैं, वहां से देखकर आप अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।